सौरभ गुड इवनिंग। ठीक है, ओके। शाम गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं फिर हम लोग। आज हमारा टारगेट रहेगा 17 से लेकर 24 अगस्त के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको डिस्कस करेंगे। इन करंट अफेयर को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो है वो करंट भी जो है वो साथ के साथ में जो है इकट्ठा हो जाए, वो फिर एग्जाम्पल जो है वो हमें मिल जाए जिनको हम जो है वो आंसर राइटिंग में लिख सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रिक्स को लेकर। तो ब्रिक्स का 8th ओशियनिक एंड पोलर साइंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये जो है वो गोवा में हुई। सिंपल याद रखना, ठीक है। जैसे ब्रिक्स का जो 2026 का जो समिट है वो भारत होस्ट कर रहा है, तो उसके साथ में जितने भी अदर जो मीटिंग्स वगैरह है वो सारी सारी हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में हो रही है। तो ब्रिक्स में यहाँ पर जो भी ये जैसे आपका ये ओशियनिक एंड पोलर साइंस वर्किंग ग्रुप है, तो इसमें ना जनरली आपको याद रखना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। अब यहाँ पर जितने भी ब्रिक्स मेंबर्स हैं उन सभी ने जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। इंपॉर्टेंट 3 डे इवेंट है ये जिसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ऑर्गेनाइज किया। और ब्रिक्स डेलीगेशन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, इंडिया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडोनेशिया याद रखना ब्रिक्स का जो है वो लेटेस्ट मेंबर है। ऐसा भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इंडोनेशिया क्या है? लेटेस्ट मेंबर। देखो ब्रिक्स बना कब है? BRIC करके बना था 2009 में। देन उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था, फिर ये बन गया था ब्रिक्स। फिर उसके बाद अभी ब्रिक्स एक्सपेंशन भी हो रखा है। लेकिन हमें कुछ और फैक्ट याद रखने हैं। जैसे एमओ का एग्जाम हुआ था ना जब यहाँ पे, तो उसमें 17th ब्रिक्स समिट के बारे में पूछा था, कहां पर हुआ था? तो याद रखना वो है ब्राजील में 2025 का। 2026 का जो है वो इंडिया में हो रहा है, 18th समिट है ये। 2024 का रशिया में हुआ था जिसको काजन डिक्लेरेशन बोलते हैं। और जो ब्राजील में समिट हुआ था लास्ट ईयर का उसको रियोजनारियो डिक्लेरेशन बोलते हैं। और 2027 का जो समिट है वो चाइना में होगा। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2027 का समिट कहां पर होगा। और ऑलरेडी इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एचएस में पूछा भी गया है, जो फ्यूचर में समिट होने जा रहे हैं उसको लेकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ब्रिक्स 2009 में बना है। ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर इंडोनेशिया, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ रखा है, ठीक है। ब्रिक्स का लेटेस्ट समिट जो अभी अगर हम बात करें 2026 का 18th समिट, वो जो है वो इंडिया में हो रहा है। और इंडिया में हो रहा है तो दैट मींस करंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और 2027 का जो समिट है वो होगा चाइना में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ब्रिक्स का एक बैंक है, उसका क्या नाम है? ब्रिक्स का अपना एक न्यू बैंक बना डेवलपमेंट है, बैंक। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कब बना है ये? कौन से इन्वेस्टिट्यूट हुआ है? एस्टेब्लिशमेंट कौन सी ईयर की है ब्रिक्स के इस बैंक की? नहीं नहीं, 2011 नहीं है, 2014 है। फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन, और इसने काम करना शुरू किया 2015 से, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है एनडीबी का? बीजिंग। बीजिंग या शंघाई? एनडीबी हेडक्वार्टर। ब्रिक्स मेंबर्स है ना ये, ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। शंघाई में जो है वो इसका क्या है? हेडक्वार्टर। तो ये सिंपल वे में कवर करना है इसको, ऐसे बेसिक बेसिक फैक्ट आपने साथ में याद रखने हैं। और इनको यहीं पर ही याद करते चलो साथ में कि शंघाई में जो है वो इसका क्या है? हेडक्वार्टर। देन उसके बाद 14 अगस्त की अगर हम बात करें तो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे होता है, ठीक है। और हाँ, शंघाई में है, बिल्कुल सही, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ना याद रखना है कि जैसे पहले तो ब्रिटिश इंडिया टाइम पे तो एक ही था, पाकिस्तान नहीं था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 का, उससे 2 डोमेन्स बने थे, एक इंडिया एक पाकिस्तान। और यहाँ पे फिर आपको ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, इसके फीचर्स और इसका सिग्निफिकेंस कवर करना है। तो यहाँ पर ना आपके लिए फिर एक क्वेश्चन है मेंस के लिए, इसको नोट डाउन कर लो, आपको लिखना है डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके जो फीचर्स है ये आपको पूरे प्रॉपर लिखने हैं, सेलिएंट फीचर्स, ठीक है। और इसको आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 150 वर्ड्स में। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, सिंपल इजी सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए 150 वर्ड्स में। देन उसके बाद यूनाइटेड एंड फ्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो एडिटोरियल है जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनकी स्पीच से रिलेटेड है। याद रखना प्रधानमंत्री जो है वो रेड फोर्ट से स्पीच देते हैं 15 अगस्त को, ठीक है। तो इस बार उनकी 13th स्पीच थी, जिसमें उन्होंने ना ऑलमोस्ट इस एडिटोरियल में ये बताया गया कि उन्होंने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, या उन्होंने ना नए इनिशिएटिव्स नहीं बताए, उन्होंने क्रिटिक बताए हैं कि भाई गवर्नमेंट की आलोचना जो जो कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियरली लास्ट में देखो मेंशन है कि एज ही लीड्स द कंट्री इनटू अ न्यू ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस परहैप्स ही कुड कंसीडर न्यू आइडियाज, वो न्यू आइडियाज कंसीडर कर सकते थे, इंक्लूडिंग, ठीक है, दोस फ्रॉम इट्स क्रिटिक्स, ठीक है, इंस्टीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डाइवर्स वंस। तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर किस किस के ऊपर फोकस किया गया? एक तो देखो सबसे ये दिमागी नक्सल वाला कंसेप्ट आ गया, तो कॉकरोच जनता पार्टी के बाद ये दूसरा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये वो लोग हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मतलब अभी के टाइम पे गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर कोई भी सरकार के काम में जो है वो रोकता है, कुछ भी जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो दिमागी नक्सल हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फोकस करो बड़े ड्रीम्स की तरफ। फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करने की बात की है, ताकि जो कोचिंग का बर्डन है वो कम हो सके। अब यहाँ पे ना हम इसको चैलेंज कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोचिंग सिस्टम हो ही। अगर हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस है, अगर वहां पर ही रिफॉर्म्स अच्छे जो हो जाएंगे, तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की जरूरत है। क्योंकि अगर आप क्राइटेरिया देखोगे, सिलेबस देखोगे, तो ऑलमोस्ट अगर हम कॉलेजेस में भी वैसा पढ़ाते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आगे के लिए कोई दिक्कत हो सकती है।
तो फ्री ऑनलाइन कोचिंग का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा बर्डन अपने आप में सरकार के ऊपर बन सकता है। देन उसके बाद 1 करोड़ जो यंगस्टर्स है, यूथ है, उसको ट्रेन करने की बात की है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेल्फ रिलायंस की बात की है डिफेंस प्रोडक्शन में, जिसको हम मेक इन इंडिया के साथ भी जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक यहाँ पे बन गया। फिर उसके बाद देखो करंट अफेयर कैसे कवर किए जा सकते हैं। इवन ये क्वेश्चन तो है वो देखो जो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था 2026 का, उसका पीवाईक्यू है। सिंपल वे में समझेंगे, देखो अभी रिसेंटली 45th साइट बनी है, वो है सारनाथ, और उत्तर प्रदेश में ये है उत्तर प्रदेश की 4th साइट। अब ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया कि 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है, तो वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो अब आप लोगों को क्या करना है साथ में कि 42nd कौन सी है, 43rd कौन सी है, 44th कौन सी है, और 45th, ये आपको याद होनी चाहिए। 2 मैंने आपको बता दी, 2 आपको याद करनी है, 4 याद करके चलो लास्ट। टोटल हमारे पास जो है वो अभी 45 है यहाँ पे। देन उसके बाद परम्बरन टेम्पल, ये टेम्पल जो है वो इंडोनेशिया में है। तो भारत और इंडोनेशिया दोनों ने जो है वो डिसाइड किया है कि इस टेम्पल को रिस्टोर करेंगे। अब ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है, ये है कल्चरल डिप्लोमेसी का पार्ट। तो कल्चरल डिप्लोमेसी में एक तो टेम्पल्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, उसके बाद आयुर्वेदा और योगा, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो टेम्पल है, याद रखना 9th सेंचुरी में इस टेम्पल को बनाया गया है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। इंडोनेशिया में ये टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, ठीक है। एक फैक्ट याद रखना, जैसे हम कहते हैं ना कि शिव जी भगवान जी का टेम्पल है, लेकिन ये तीनों जो हमारे त्रिमूर्ति है उनको डेडिकेटेड है, यानी कि लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु और लॉर्ड शिवा, तीनों को जो है वो ये डेडिकेटेड। फिर उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स, ये रिसेंटली जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्होंने जो है वो प्रेजेंट किए अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट 2024 और 2025 के लिए। अब ये जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स है, ये 1953 में बन रखे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना। जो संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप है, इसको अकेडमी रत्ना भी बोलते हैं। ये एक हाईएस्ट जो है वो ऑनर है, ठीक है, जो कि कन्फर्ड कौन करता है, कन्फर्ड बाय द संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है, जिसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है स्पेशली म्यूजिक को लेकर, इस तरह से तो उनको दिया जाता है। देन उसके बाद नाटक, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स, जिसको अकेडमी पुरस्कार बोलते हैं, ये 1952 में बन रखा है, तब से दिया जा रहा है ये, ठीक है। और कौन देता है, संगीत नाटक अकेडमी, प्रेजेंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि म्यूजिक, डांस और थिएटर से रिलेटेड है। तो ये आपने इस तरह से याद रखना, बेसिक से पॉइंट्स है। फिर उसके बाद है कुरिल आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ऑलरेडी इस टॉपिक को लेकर भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने याद रखना कि ये हो गया जापान, जापान के नॉर्थ वाली साइड में ऊपर जो आइलैंड्स है वो है कुरिल आइलैंड। अब ये जो आइलैंड है, ठीक है, जापान कहता है कि ये उनकी टेरिटरी का पार्ट है, बट लेकिन ये किसके कंट्रोल में है, रशिया के। इसलिए जो है वो ध्यान रखना, ये डिस्प्यूटेड है रशिया और जापान के बीच में, क्योंकि जापान इनको क्लेम करता है और किसने इस पे जो है वो कब्जा करके रखा हुआ है, रशिया ने, ठीक है। तो ये जो है वो 22 मेजर आइलैंड्स का जो है वो आर्की प्लाजो है एक तरह से। और ये कहा जाता है कि जो ये रीजन है ना, जैसे यहाँ पर ये आपका आइलैंड्स हो गए, इसके ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर जो रीजन आता है उसको बोलते हैं कमचतका रीजन, कमचतका पेनिनसुला, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ना अर्थक्वेक भी आया था, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो रीजन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, तो यहाँ पे आपको वल्केनिक एक्टिविटीज, लैंड जो आपके अर्थक्वेक हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो एडिटोरियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर ने एडिटोरियल लिखा है, जीएस 2 से रिलेटेड है, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ लिंक करता है। पहला जो टॉपिक यहाँ से मिला, वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरा जो टॉपिक यहाँ से मिला वो है डिलिमिटेशन कमीशन। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है कितने हो चुके हैं अभी तक। 4, 4 जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक हो चुके हैं, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे ना सीट्स के एक्सपेंशन को लेकर है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि राज्यसभा की भी जब हम बात करते हैं ना कि सीट्स बढ़ेगी, तो क्या राज्यसभा की सीट्स भी बढ़ेगी, यस और नो। हमने ये तो देख लेना कि 850 लोकसभा की हो रही है, तो राज्यसभा की कितनी होगी। राज्यसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, तो वहां पे सीट्स उतनी ही रहेगी, उसमें अभी कुछ ऐसा चेंज नहीं होगा। बट लेकिन हाँ, लोकसभा में और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वहां पे सीट्स बढ़ेगी। देन उसके बाद सेंसस 2027, जो 2027 की सेंसस है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली डिजिटल सेंसस है, और 1931 के बाद इस बार जो है वो कास्ट सेंसस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। देन उसके बाद आपको याद रखना वेमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड भी इस एडिटोरियल में बताया गया है, 33% रिजर्वेशन, क्योंकि जब तक ये सेंसस नहीं होगी तब तक 33% जो रिजर्वेशन है वो इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो दैट मीन्स 2029 के इलेक्शन में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन वाला कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है, अगर 2027 के जो सेंसस है उस टाइम तक पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो एडिटोरियल है ना, इसमें वन नेशन वन का जो ये इलेक्शन है ना, पूरा कंसेप्ट है, इसको शशि थरूर ने कहा है कि ये एक एग्जिस्टेंशियल जो है वो थ्रेट है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए और हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती क्या है, इसकी एक डेफिनेशन बताओ। ईशा मैम आप बताओ क्या डेफिनेशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, क्या समझते हैं आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से। तो मैं सच क्लियर डेफिनेशन नहीं समझ आ रही है। नहीं, बेसिक जितना आपको पता है। जो बेसिकली एक पार्लियामेंट होती है जो जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोगों ने जो इलेक्ट किए होते हैं लोग वो वहां पे जाते हैं और वो लॉ बनाते हैं डेमोक्रेसी के लिए। ओके,
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम सिंपल वे में लिंक कर सकते हैं। देखो डेमोक्रेसी हो गया जहाँ पे जो है वो लोग जो है वो अपनी सरकार बना रहे हैं, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ये होगा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आगे चलकर सरकार बना रहे हैं, जिसमें जो हम जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसमें जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। पहला पॉइंट। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, हेड ऑफ द कंट्री बोल सकते हैं, हेड ऑफ द नेशन बोल सकते हैं, वो हेरिडेटरी नहीं है, वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, दैट इज प्रेसिडेंट। तो ये हो गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देन उसके बाद यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है कि ये जो कंसेप्ट है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर के लिए जो है वो चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स उन्होंने बताए? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये पार्लियामेंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना उसको अंडरमाइन कर देगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है, लाइक जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो रिजिड है, हमारे पास ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा वो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन जब आप इतनी ज्यादा मेजोरिटी लेकर चले जाओगे तो उससे क्या होगा, ये जो फ्लेक्सिबल से जो है वो रिजिडनेस की तरफ मूव कर सकता है, तो ये कंसर्न रेज हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये डिसॉर्ट कर सकता है इलेक्टोरल मैंडेट्स को। इलेक्टोरल मैंडेट्स मतलब जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गया, या जो नेशनल लेवल पर जो इंटरेस्ट होंगे वही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो और जो कोalitions है वो भी सब जो है वो खत्म हो सकती है। तो ये चैलेंज हो गया, मतलब मल्टी जो आपका पार्टी सिस्टम है, हो सकता है उससे ये मल्टी पार्टी से जो है वो टू पार्टी सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम की तरफ मूव कर जाए, कि भाई मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वही एग्जिस्ट कर रही है, जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो खत्म हो गई। जो रीजनल इश्यूज है उनको मार्जिनलाइज कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो नेशनल इलेक्शन जब होते हैं तो उसमें जनरली जो लोकल जो नरेटिव्स होते हैं, जो भी कंसर्न्स होते हैं, जो भी चैलेंजेस होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो रीजनल इश्यूज, रीजनल कंसर्न, सोशल गवर्नेंस के जो भी इश्यूज जो बेसिक लेवल पर रहते हैं वो सब जो है वो खत्म हो जाएंगे। उनको कौन डोमिनेट कर देगा? नेशनल लेवल पर जो भी इशू चल रहे हैं वो। देन उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन को ये फ्लेव करता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं तो हमेशा सरकार का खर्चा बचेगा, बट लेकिन जरूरी नहीं है। एक बार सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा होगा तो एक बार की इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा रहेगी, प्लस साथ में इससे ये भी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होते हैं तो जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ जो है वो एकदम रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लोकल लेवल से जो है वो स्टेट लेवल पर चली जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन उसके बाद ये जो फेडरल ऑटोनॉमी है उसको भी जो है वो खत्म कर देगा, एक तरह से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और ज्यादा प्रमोट करेगा। जो डिसेंट्रलाइज्ड हमारी जो स्पिरिट है, जैसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या हम पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, वो सब जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये भी एक कंसर्न यहाँ पे साथ में बना हुआ है। फिर उसके बाद देखो इसी एडिटोरियल से कुछ सिनोनिम एंटोनिम देखते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब अगर हम बात करें, सिनोनिम हो गया कोऑर्डिनेशन, अलाइनमेंट और साइमल्टेनियस। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन, डिसकनेक्शन, सेपरेशन। फेडरलिज्म की अगर हम बात करें सिनोनिम्स में, तो फेडरलिज्म को लेकर डिसेंट्रलाइजेशन, कन्फेडरेशन और रीजनलिज्म, ये हो गया हमारे तीन सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन का हो गया सेंट्रलाइजेशन, और फेडरलिज्म का हो गया, देखो पावर डिवाइड कर रहे हैं, जो पावर कंसंट्रेट हो रही है के पास, तो वो हो गया यूनिटरी फीचर या यूनिटरी सिस्टम। देन अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के सिनोनिम्स हो गए आंसरेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी, लायबिलिटी। देन एंटोनिम्स की बात करें इररिस्पांसिबिलिटी, इम्यूनिटी और एग्जाम्पशन, ठीक है। ऑटोनॉमी के सिनोनिम्स इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, सेल्फ गवर्नेंस। एंटोनिम्स डिपेंडेंस, सबऑर्डिनेशन, सब्जेक्शन। फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी, वर्सैलिटी। देन उसके बाद एंटोनिम्स की बात करें रिजिडिटी और फिक्सिटी, जैसे बोल सकते हैं एक रिजिडिटी काफी है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी एक एडिटोरियल है जो कि द हिंदू में मेंशन्ड है, इंडिया इज लूजिंग वेस्ट एशिया बट इट इज नॉट टू लेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस2 का टॉपिक है, आईआर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं इस एडिटोरियल को लेकर, इसमें मेंशन्ड है, ये इससे लिंक करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया का आपको पूरा मैप क्लियर होना चाहिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इसको कवर कर लेना, कितने इसमें मेंबर है, कब ये एस्टेब्लिश हुई थी, इंपॉर्टेंट रहेगा। गल्फ रीजन का मैप आपको पूरा आना चाहिए। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या पोटेंशियल सोल्यूशन है वो अभी डिस्कस करेंगे। देन स्ट्रेटेजिक कंसर्न, जैसे ईरान, इसराइल और यूएसए के बीच में जो वॉर चली है ना ये, और अभी इसको लेकर फिर देखो एक ऐसे भी आ रखा है यूपीएससी में, उसमें भी दो एलिफेंट आपस में लड़ रहे हैं, तो वो ईरान और आप जो है यूएस की वॉर को लेकर जो लिख सकते हैं पूरा का पूरा, या इसराइल और सॉरी इसराइल और ईरान भी लिख सकते हैं, और यूक्रेन और रशिया को भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। वेस्ट एशिया में हमारी कुछ अपॉर्चुनिटीज है। हमने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं, जैसे सिविलाइजिंग ऑनर्स वहां से मिल रखे हैं, ठीक है, जो भी सिविलियंस रहते हैं अवार्ड्स वगैरह हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिल रखे हैं। उसके बाद I2U2 एग्रीमेंट को साइन किया, इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए, तो ये भी एक अचीवमेंट थी। बट लेकिन साथ में छबार फोर्ट हो गया। बट लेकिन अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस रेज हो रहे हैं। पहले हमने अच्छा किया था गल्फ रीजन में, हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, बट लेकिन अब हमारी पकड़ वहाँ पे कम होती जा रही है। तो इसके बहुत सारे कारण रहते हैं। एक कारण तो उसका ये भी रहता है जो वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है, जो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अभी हम उस पर क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहे, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम किसको सपोर्ट करें किसको ना सपोर्ट करें, हम अपने इंटरेस्ट को आगे लेकर चल रहे हैं जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है। उसका पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक गेम, ये कैसे, इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल तो अभी देखो मक्का पैक्ट हो गया, ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली जो है वो साइन हुआ था बिटवीन द सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान। देन उसके बाद जैसे बोलते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है ईरान और यूएस के बीच में पीसफुल टॉक्स के लिए, तो वो पॉइंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट में चल रहा है, हमारे लिए चैलेंजिंग चला है। तो हमारे लिए चैलेंजिंग कैसे चला है, हमारे जैसे अगर हम बात करते हैं ना, ये पूरा का पूरा वेस्ट एशिया हो गया, तो उसमें हमारे रिलेशन इसराइल के साथ बहुत अच्छे हुए हैं, नो डाउट, बट लेकिन बाकी सबके साथ भी तो हमें मेंटेन करके लेकर चलना पड़ेगा, जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया, क्योंकि इनकी आपस में नहीं बनती लेकिन हमारी दोनों के साथ बनती है। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। तो इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक चॉइसेस क्या क्या है, हमें सबसे पहले
पहले तो देखो थर्ड वे फॉलो करना पड़ेगा, हमें जो वेस्ट एशिया के साथ हमारा जो ट्रस्ट है उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा दोबारा से, हमें जो अरब नेशंस के साथ जो हमारे गैप बढ़ते जा रहे हैं उसको एड्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है, इजिप्ट के साथ एंगेज कर सकते हैं, हम जो स्पेशल इनोवॉय भेज सकते हैं वेस्ट एशिया के लिए, ताकि हम जो इंटरेस्ट है और जो भी रीजनल स्टेबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सजेशंस भी हो सकते हैं और आप इनको जो है वो सिंपली लिख भी सकते हैं। देन उसके बाद पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन खत्म हो गया 2026 का, और यहाँ पर 19 सिटिंग हुई और इसमें जो है वो 12 बिल जो है वो दोनों हाउसेज ने पास किए। सिंपल है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि दो सेशंस के बीच में कितने मंथ्स का गैप होना चाहिए, टू सेशंस के बीच में। 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग साल में 2 सेशन बनते हैं, बट लेकिन हमारे यहाँ पर 3 सेशन होते हैं। हालांकि हमारे संविधान में कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है, ध्यान रखना 3 सेशन हो रहे हैं लेकिन कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ना संविधान में मेंशन है, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो मानसून सेशन हुआ अभी रिसेंटली, फिर हमारे जो स्पीकर है उन्होंने क्या कर दिया, अर्जर्नमेंट साइंडाई डिक्लेयर कर दिया कि जो सेशन है उसका काम खत्म हो गया, अब सेशन को अनिश्चित काल के लिए जो है वो बंद कर दिया गया, अनिश्चित काल, ठीक है। अर्जर्नमेंट साइंडाई का मतलब हो गया कोई फिक्स नहीं है भाई कब सेशन होगा कब नहीं होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ सिंपल अर्जर्नमेंट होता तो वो क्या होता, द कोर्ट जैसे बोलते हैं कोर्ट अर्जर्न टिल मंडे, तो वो कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो 19 सिटिंग रही 25 दिन के अंदर, जिसमें 12 बिल पास हुए, तो ये 12 बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हुए। तो लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी है वो 19% थी इस बार की, और राज्यसभा की जो प्रोडक्टिविटी है वो है 39%। हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी जो वर्किंग है वो लगातार गिरती जा रही है, तो वो प्रोडक्टिविटी जो है वो लगातार क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कह रही है कि अपोजिशन सपोर्ट नहीं कर रही है, और जो अपोजिशन है वो कह रही है कि रूलिंग गवर्नमेंट अपनी मर्जी कर रहा है, वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। दो बिल यहाँ पर ऐसे थे, एक तो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एंड इनकम टैक्स वाला, ठीक है, जो, और दूसरा जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल है 2026 का, ये दोनों ज्वाइंट कमेटी के पास गए हैं। 31 मेंबर्स की कमेटी है जो कि इनको बिल्स को अलग अलग जो है वो स्टडी कर रही है, एनालाइज कर रही है। देन उसके बाद सप्तधारा का कंसेप्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, स्पेशली फॉर द विकसित भारत 2047। तो आप डायरेक्ट लिखो, सप्तधारा का कंसेप्ट लिखो, मेंस में इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पावर की तरफ फोकस किया कि भारत को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है वर्ल्ड के लिए, कि भारत में पूरे वर्ल्ड के लिए जो है वो सब कुछ बनेगा। एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन को लेकर हमने टारगेट रखा है कि हमें इसको बढ़ाना है, ठीक है, और केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट करना है यहाँ पे, और साथ में ही फार्म टू एक्सपोर्ट वैल्यू चेन को भी हमें स्ट्रेंथन करना है। इससे क्या होगा कि जो फार्मर जो खेत में उगा रहा है वो उसको सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी बेच सकता है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर काम करना है, जिसको लेकर अगर हम बात करें, एआई हो गया, क्वांटम हो गया, रोबोटिक्स हो गया, डाटा सेंटर्स हो गया, इन सब पे काम किया जा रहा है लगातार। गति शक्ति जो कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को लेकर है, जिसमें आपका रेलवे, हाईवे, वाटरवेज, एयरपोर्ट ये सब इंक्लूड होते हैं, यहाँ पर जो प्रॉपर इनके बीच में कनेक्शन बिल्डअप करने की बात की जाती है। डिफेंस शक्ति, सेल्फ रिलायंस हो गया, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हो गया, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हो गए, ताकि हम जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं उनको इजिली एड्रेस कर सके। ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपैंड कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपैंड कर रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज को प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन मोबिलिटी हो गया, ये सब। अब ये सब कैसे लिंक करते हैं, क्योंकि भाई देखो हमने टारगेट ये भी रखा है कि 2070 तक हमें नेट जीरो अचीव करना है। तो वो नेट जीरो कैसे अचीव होगा, जब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ चलेंगे। देन उसके बाद इंडिया का सॉफ्ट पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ भी लिंक कर सकते हैं, जैसे योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, ठीक है, होलिस्टिक हेल्थ केयर हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, कल्चर हो गया। तो इसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे योगा, इंटरनेशनल योगा डे 21 जो है वो कब होता है, जून को, ठीक है, तो ये आपने याद रखना, इस तरह से इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद फ्रेजाइल 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना छोटी सी टर्म है, लेकिन इस टर्म को डिस्कस करने से पहले मुझे ये बताइए कि G4 कंट्रीज में कौन कौन आता है। ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंडिया, ठीक है, तो याद रखना ब्राजील, जर्मनी, ब्राजील, जापान, जर्मनी और इंडिया, ये जो है वो G4 नेशन है। ये चारों ही नेशंस जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं परमानेंट काउंसिल सीट के लिए। तो ये जो फ्रेजाइल 5 है ना, वैसे तो ये आइडिया जो है वो मॉर्गन स्टैनली ने 2013 में दिया था, बट लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत है कि वो हर बात को जो है वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो इवन एक मौके पर बताते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया कि हमारी जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो जो है वो फ्रेजाइल 5 से जो है वो लीडिंग मेजर इकोनॉमीज में आ गई है। पीएम हाईलाइटेड इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ फ्रेजाइल 5 टू अ लीडिंग मेजर इकोनॉमी। लीडिंग मेजर इकोनॉमी कैसे, फ्रेजाइल 5 क्या है, तो फ्रेजाइल 5 मेजर जो है वो आपकी इकोनॉमीज है, जो कि हाईली वनरेबल है एक्सटर्नल फाइनेंशियल शॉक्स या फिर सडन कैपिटल आउटफ्लो के लिए, मतलब जहां जिनकी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा वनरेबल है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की। तो ये आपने 5 याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। तो अभी हम यहाँ से जो है वो लीडिंग मेजर इकोनॉमी जो है वो बन गए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट गैलेंट्री अवार्ड्स आते हैं। तो 80th इंडिपेंडेंस डे पे हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने अप्रूव किए गैलेंट्री अवार्ड्स, साल में 2 बार गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। और जो नॉडल मिनिस्ट्री इसमें होती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि रिकमेंड करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और उनके साथ यहाँ पे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी होते हैं। जो गैलेंट्री अवार्ड्स है वो बोथ वॉर टाइम और पीस टाइम दोनों में दिए जाते हैं। तो इनको कैसे याद करना है, देखो वॉर टाइम वाले जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स है ना, उनमें सब में वीर 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 है, जैसे महावीर, ठीक है, जैसे परमवीर, महावीर और वीर चक्र। तो वीर वाले कौन है, आपके वॉर टाइम वाले हैं। और पीस टाइम वाले में याद रखना अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र।
अशोक, कीर्ति और शौर्य। तो पीस टाइम में जो हाईएस्ट हो गया वो कौन सा हो गया आपका अशोक चक्र। वॉर टाइम में जो हाईएस्ट हो गया वो गया परमवीर चक्र। तो ये आपने इस तरह से याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन बने हुए हैं। जल जीवन मिशन जिसका एक्सटेंशन जो है वो दिसंबर 2028 तक हो गया है, इसको लॉन्च किया गया है 2019 में। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने ये इनिशिएटिव शुरू किया था कि भाई हर घर जो है वो नल से जल जो है वो पहुंचाया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है वो इसके जो सेलियंट फीचर्स रहते हैं उसमें कम्युनिटी ऑनरशिप है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लोकल्स को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे जो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है उसको हाई लेवल पर प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी को बैलेंस किया जाएगा, जो भी चैलेंजेस उनको एड्रेस किया जाएगा। देन उसके बाद इंडोनेशिया जिसकी कैपिटल जकार्ता रिसेंटली न्यूज़ में है। तो अभी ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आया 5.9 मैग्नीट्यूड का। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो इंडोनेशिया है वो एक आर्किपेलागो है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के मेन यहाँ पर इस रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि दो आपको कंसेप्ट याद रखने हैं। किसके साथ बॉर्डर शेयर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडोनेशिया जो है वो आसियान नेशन का पार्ट है। ये जो आसियान नेशन है ये कौन से में एस्टेब्लिश्ड हुआ है? 11 कंट्रीज आती है ना इसमें, तैमूर लिस्ट अभी नहीं बनी है। तो ये आसियान कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है? 1967, ओके सही है। यहाँ पे ना इंडोनेशिया को लेकर आपको दो कंसेप्ट, दो टर्म्स याद रखनी है। एक माउंट मेरेपी और एक माउंट कराकोटवा। ये आपने दो याद रखने, ये दोनों एक्टिव वल्केनो है। बस ये याद रखना, पूछा जा सकता है कहाँ पर है। ठीक है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया के साथ हमारी एक्सरसाइज कौन सी होती है? अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज न्यूज में थी ना इंडिया के साथ, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। गरुड़ शक्ति, तो ये याद रखना। ठीक है, गरुड़ शक्ति हाँ इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। शांति एक्ट 2025, ये जो एक्ट है ये न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर है। ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी कैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स की जो है वो एंट्री हो रही है न्यूक्लियर सेक्टर में। तो इससे पहले दो लॉ थे, एक था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, दूसरा था सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इन दोनों को जो है वो मर्ज करके, रिपील करके जो है वो एक ही जो है वो एक्ट आ गया है। ये एक्ट जो प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करता है, स्पेशली इन द न्यूक्लियर सेक्टर। तो न्यूक्लियर में भी कौन सा, सिविलियन पर्पज वाला। तो हमने क्या टारगेट रखा है, हमने टारगेट रखा है कि 100 गीगावाट है जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी हमें जनरेट करनी है 2047 तक। तो लेकिन आप लोगों को पता है कि प्रेजेंटली हम जो है वो 8.7 गीगावाट सिर्फ जनरेट करते हैं। तो हमारा टारगेट 100 है। दैट मीन्स हमें जो है वो बहुत हाई लेवल 10 टाइम स्पीड के साथ जो है वो हमें जो है वो चलना पड़ेगा, तब हम इसको अचीव कर पाएंगे। और इसमें एक समस्या और भी आती है, वो ये आती है कि भाई यूरेनियम तो हमारे पास है नहीं, तो यूरेनियम हम बाहर से लेकर आ रहे हैं। तो यूरेनियम को लेकर वेनेजुएला के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूक्रेन के साथ, कनाडा के साथ हमने बातचीत कर रखी है। तो ये इस तरह से आपने कनेक्ट करके याद रखना, सिविलियन पर्पज के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्साइज 2026। ये जो एक्साइज है नेवल एक्साइज है, यूएस की नेवी और इंडियन नेवी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। 8th एडिशन है इसका, जो कि कोची में हुआ। तो इंपॉर्टेंट है, इंडिया में कोची में जो है वो इस बार का जो एडिशन हो रखा है। मैत्री 15th अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी और रॉयल जो थाईलैंड आर्मी है उनके बीच में एक्साइज हुई। ठीक है, मैत्री 15। मित्र शक्ति किसके बीच में होती है? मित्रा शक्ति, पक्का? इंडिया और मित्रा शक्ति। मॉरिशस कहाँ से आ गया बीच में? मित्रा शक्ति इंडिया और इंडिया और सॉरी श्रीलंका के बीच में होती है। इंडिया एंड श्रीलंका, तो ये साथ में याद रखना। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है मित्रा शक्ति। फिर उसके बाद अर्चुक स्वयं सारक है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये इतना ही काफी है, सिर्फ इतना समझना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट है उसको किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। ठीक है, ओके क्लियर। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन है, जैसे हम कहते हैं ना कि इस वाले रीजन में अगर ऐसे डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो जो ये वाला जो रीजन है और जो ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले इस वाले रीजन को बताओ, ये रीजन कौन सा हो गया? नीचे वाला रीजन हो गया मालाबार, ऊपर वाला रीजन हो गया कोंकण। ठीक है, और ये वाला रीजन हो गया कोरमंडल। तो इस तरह से ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक क्वेश्चन है उसके बाद और, ये मुझे ये बताओ कि उदयगिरी और खांदेगिरी, उदयगिरी खांदेगिरी दोनों एक ही है, उदयगिरी खांदेगिरी केव्स कहाँ पर है? और खाली उदयगिरी केव्स? सिर्फ उदयगिरी की अगर हम बात करते हैं तो वो आती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, क्लियर।
देन उसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से यहाँ से मुंबई से लेकर ऐसे ऊपर की तरफ चलते हैं यूं करके और ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है ये 3 कंट्रीज ने शुरू किया था, ईरान, रशिया और भारत ने 2000 में, जो कि मतलब साउथ को नॉर्थ के साथ यानी कि यूरोप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो रेल, अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, रशिया ने एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की है कि वो रेल लिंक बना देंगे, डायरेक्ट एक्सेस टू इंडिया, इंडियन ओशन के थ्रू, मतलब इंडियन ओशन में रशिया जो है डायरेक्ट ऐसे एंट्री कर सकता है। इंपॉर्टेंट है। तो ये 7200 मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट है जो कि इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी के साथ कनेक्ट कर रहा है और उसके बाद डायरेक्ट जो है वो रशिया पहुंच रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो आपका ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये कब एस्टेब्लिश हुआ है? 2000 में। किसने किया है? ईरान, रशिया और इंडिया। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ये जो जोनल काउंसिल वाला जो हमारा टॉपिक है इसको डिस्कस कर रहे हैं। रिसेंटली 31st जो आपकी साउदर्न जोनल काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई, महाबलीपुरम में मीटिंग हुई, इसको होस्ट किया है तमिलनाडु ने, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगी ये। और आपका जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, उसके अंडर ये बन रखी है। दैट मीन्स जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टेटरी बॉडी है। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद आपने ध्यान रखना कि जो आपकी 5 जोन्स है, जैसे नॉर्दर्न हो गया, साउदर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, सेंट्रल, तो जो आपका नॉर्दर्न हो गया उसमें ये सब आ जाती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। साउदर्न में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, उसके बाद तेलंगाना, देन पौडुचेरी। ईस्टर्न की अगर हम बात करें, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम। वेस्टर्न में महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। सेंट्रल में बात करें तो एमपी, यूपी, यूके और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है कि 2000 से पहले जो है वो उसका ही पार्ट था। अब यहाँ पर आपने याद रखना कि जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बेस्ड है और जोनल काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं होम मिनिस्टर। अलग से जो है वो नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल 1971 में बन रखी है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। देन उसके बाद आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने कहा है कि अभी रेपो रेट उतना ही रहेगा जितना पहले से है, तो 5.25 जो परसेंट है इतना ही जो है वो रेपो रेट अभी रहेगा। स्टिल इन्फ्लेशन अभी मार्केट में है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि 2016 में बनी है, पहले फैक्ट आपने याद रखना। उसके बाद आपने याद रखना कि जो 2016 में बनी 6 मेंबर इसमें होते हैं, 3 जो है वो गवर्नमेंट की साइड से होते हैं, 3 आरबीआई की साइड से होते हैं। ठीक है, इनकी जो रिपोर्ट होती है 6-6 महीने की 2 रिपोर्ट्स आती है, 4 बार इनकी मीटिंग होती है। जो भी मॉनेटरी मेजर्स है वो सभी कौन लेता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जो आरबीआई के गवर्नर है उसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, जो कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ये जो कमेटी है इसकी अगर कोई भी मीटिंग होनी है तो उसमें एटलीस्ट 4 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। जो आरबीआई के गवर्नर है ना, संजय मल्होत्रा, इनके पास जो है वो यहाँ पे याद रखना कि कास्टिंग वोट की पावर होती है। पहले इंस्टांस में नहीं कर सकते, दूसरे में कर सकते हैं। जितने भी मेजर्स है वो सारे के सारे ये कमेटी लेती है। 2016 में उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी गवर्नेंस इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। देखो रिसेंट हमारा टारगेट ये है कि भाई 100 गीगावाट हमें 2047 तक लेकर चलना है। उससे क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी बनेगी, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, हम जो है वो एक डेवलप नेशन बनेंगे। तो डेवलप नेशन में एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चैलेंज है उसको इजीली एड्रेस कर लेंगे। लेकिन इसका बेस कहाँ बनता है? बेस बनता है इसका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एस्टेब्लिशमेंट से, जो कि 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसने एक बेस बनाया न्यूक्लियर सेक्टर को लेकर इंडिया में। ये अपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करती है, प्राइम मिनिस्टर के चार्ज में होती है ये। ठीक है, इनका मेन टारगेट है न्यूक्लियर रिसर्च के ऊपर काम करना, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और एटॉमिक फ्यूल साइकिल को प्रमोट करना। फिर उसके बाद एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये 1983 में बना, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंडर, जो कि एक तरह से नेशनल सेफ्टी वॉचडॉग है रिलेटेड टू द एटॉमिक एनर्जी। इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जो कि हमने अभी रिसेंटली देखा, जिसमें हमने यूनिट बजट को कब अनाउंस किया? यूनिट बजट 2025-2026 में, जहां पर इसको डिजाइन किया गया है डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। जैसे हमने कहा ना, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाने, छोटे छोटे लगाने हैं ताकि ईजी रहे। और उसके बाद आपने ध्यान रखना कि जैसे टारगेट 2033 का हमारा क्या है कि एटलीस्ट 5 इंडिजीनियस हमारे पास जो है वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होने चाहिए। ये भी हमारा एक टारगेट हो गया। और जो आपका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, इसके जो चेयरमैन, इसमें फुल टाइम चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिसर मेंबर्स होंगे, सेक्रेटरी होंगे, और यहाँ पर जो है वो 4 जो है वो पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। इंपॉर्टेंट। देन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपने इस तरह से याद रखना। तो ओवरऑल हमारे पास अभी प्रेजेंटली अगर हम देखते हैं कितने गीगावाट तक की हमारी कैपेसिटी अभी है, अभी हम 8.67 तक जो है वो गीगावाट तक जनरेट कर रहे हैं। टारगेट हमने 100 का रखा है, कब तक के लिए? 2047। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ के साथ में याद रखना। उसके बाद ये जो न्यूज़ है ना, उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट लेकिन एक कंसर्न है हमारे लिए। कैसे है वो समझते हैं। देखो अभी 40 ट्राइबल वर्कर्स को ना रेस्क्यू किया गया है, किससे? बॉन्डिड लेबर से। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। दैट मींस बॉन्डिड लेबर का कंसेप्ट अभी भी चल रहा है। तो ये क्यों हुआ है? इसका कारण है कि भाई इंटर स्टेट जो है वो रैकेट चल रहे हैं, ट्रैफिकिंग के ह्यूमन। तो इंटर स्टेट सिर्फ ड्रग्स का इशू नहीं है, इंटर स्टेट जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के लिए डेंजरस नहीं है, क्योंकि उनको सैलरी तो दी नहीं जा रही, पैसे तो उनको दी नहीं जा रहा। ये ह्यूमन राइट्स को भी वॉलेट करता है। तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, पानी के बाद अगर दूसरा कोई आता है, तो वो ये बॉन्डेड लेबर वाला हो गया। और नॉर्थ इंडिया में ड्रग्स का चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा बना हुआ है, स्पेशली जो आपका इंटर स्टेट रीजन में। फिर उसके बाद अभी भारत ने कहा है, ब्रिक्स की अभी एक मीटिंग हुई है, तो जिसमें जो है वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर, तो फिर भारत ने कहा कि ग्लोबल टेक कोलैबोरेशन जो है वो, मतलब ब्रिक्स का जो मेजर जो एजेंडा है, मेजर टारगेट है कि पूरे वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सबको साथ लेकर हम चलेंगे। फिर उसके बाद 48 टीचर्स को जो है वो ऑनर दिया जाएगा। ऑनर प्रेसिडेंट अभी कब करेंगे? जब टीचर डे होगा 5 सितंबर को। क्वेश्चन यहाँ पर ये है ना कि ये तो हो गया नेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल टीचर डे कब होता है? इंटरनेशनल टीचर्स डे
5th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, तो 48 टीचर्स कई बार ऐसे डायरेक्ट फैक्ट आ जाता है। तो इस तरह से हमारे जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट होते हैं पूरे के पूरे, और करंट अफेयर में हम बिल्कुल अप टू डेट चल रहे हैं।